की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है। इस संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का चेयरमैन, सभापति या अध्यक्ष कौन था? देखिए, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, उसके कितने मेंबर थे, उसमें कितने इलेक्टेड थे, ठीक है, कितनी महिलाएं थी और उसमें कितनी कमेटीज थी और उनके कितने कौन कौन से इस कमेटी के चेयरमैन थे, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें तो इस क्वेश्चन की अगर हम बताएं तो इन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो वो कौन थी? प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय संविधान समिति। तो देखिए, प्रांतों को इकट्ठा किसने किया था? अगर आप बात करें प्रांत, स्टेट्स, किसने किए थे इकट्ठे? वो उसकी सभा, उसकी कमेटी को किसने ऐड किया होगा? अंबेडकर, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो कोई आइडिया किसका कौन है आंसर? देखिए, जो हमारे प्रांतीय समिति का चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्योंकि इसमें हिंट भी दिया था कि जो हमारे प्रांत थे, ठीक है, मतलब रियासतें थी, एरिया थी, ठीक है, रियासतें थी, वो किसने इकट्ठे की? ठीक है, उनका जो टारगेट था इकट्ठा करने का 563 से ज्यादा का रियासतें जो है 563, वो किसने इकट्ठी की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए उनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना, सॉरी स्टील नहीं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो इन्होंने संविधान सभा की एक और कमेटी की अध्यक्षता भी की थी, जिसका नाम है, इस कमेटी का नाम है कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वो भी इन्होंने हेड की थी, उसकी अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी हेड की थी कमेटीज, राजेंद्र प्रसाद ने भी हेड की थी और बी आर अम्बेडकर ने भी की थी। तो बी आर अम्बेडकर ने जो की थी वो बहुत फेमस, बहुत प्रचलित है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कौन सी कमेटी की अध्यक्षता की थी? तो वो स्टीयरिंग कमेटी, संचालक समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो वैसे तो उन्होंने दो तीन कमेटीज की अध्यक्षता की थी, जिसमें से एक मुख्य जो है इनकी वो है यूनियन। ठीक है, यूनियन या सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, और यूनियन पावर्स कमेटी बोलते हैं उसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, इन सभी ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज को हेड किया था। ठीक है, लीड किया था, उनकी अध्यक्षता की। इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अब बताएंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तब से संविधान सभा गठित होने के बाद तब से काम करने लगी थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने लगी थी 9 दिसंबर, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें उसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो नाम आता है और क्या नाम है, पता है किसी को? पहली जो अध्यक्षता की थी पहली मीटिंग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वो परमानेंट नहीं थे। ठीक है, बस फर्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने सिर्फ उसको अध्यक्षता की थी उसकी। उसी में ही जो परमानेंट अध्यक्ष थे, जो वो चुन लिए गए, ठीक है, वो इलेक्ट कर लिए गए थे और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी
11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद, ठीक है, तीसरे दिन, तो उसकी अध्यक्षता जो है वो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो कभी आता है क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, ठीक है, संविधान सभा है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और हमें ये पता ही है कि संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इस तरीके से लगे थे क्योंकि उसकी संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो किसके पास थी? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, ठीक है, जो कि बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने पहले। तो ये जो पहली मीटिंग है ये भी आता है क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा रहे थे, फर्स्ट मीटिंग उन्होंने हेड की थी, वो परमानेंट नहीं थे, वो पहली मीटिंग के लिए अध्यक्ष बने थे। दूसरे थे जो रेगुलर परमानेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कितने मेंबर थे संविधान सभा में? सारे फैक्ट्स आते हैं। संविधान सभा में देखिए टोटल मेंबर थे 399, 389, ठीक है, 389 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैसे बनी थी? 1946 में बनी। तो कैसे बनी? देखिए जब कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, अब कैबिनेट मिशन भी जो है वो उस टाइम पे क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 3 हाई प्रोफाइल बंदे भेजे थे, ठीक है, भारत में, ताकि चर्चा करें। हम उन्होंने बोला था कि हम जो है वो तैयार हैं भारत को आपके हवाले छोड़ने के लिए, ठीक है, वी आर रेडी टू ट्रांसफर यू, ठीक है, पावर ऑफ द हिंदुस्तान, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, बट जो है वो पीसफुली होना चाहिए। ये अंग्रेजों का भी मानना था कि ब्लड शेड, ये जो मतलब लड़ाई है, झगड़ा है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट हालांकि वो नहीं माने, ठीक है, तो वो हुई थी, बट वो पीसफुली चाहते थे कि ट्रांसफर हो जाए पावर, ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कहा ही था कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की गठन जो है वो किसके कहने पे या किसके परामर्श पर हुआ था? तो वो कैबिनेट मिशन ने किया था। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, ठीक है, जो कि बहुत फेमस थे, जो आए थे कैबिनेट मिशन में। कौन कौन आए थे? ये वैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे क्वेश्चन को, उनको उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या था, किस तरह से। तो कैबिनेट मिशन जो था वो 3 बंदे थे उसमें आए हुए, ठीक है। एक थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एक थे एवी अलेक्जेंडर, और एक थे लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। तो ये 3 बंदे थे जो यहाँ पे आए थे कैबिनेट मिशन। ये हाई प्रोफाइल वहां के मिनिस्टर थे, मतलब लंदन पार्लियामेंट, ठीक है। चलो 389 टोटल मेंबर्स थे और जिसमें से 296 इलेक्टेड थे, ठीक है, 296 इलेक्टेड थे, 296, और बाकी जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। 93 जो बचे वो प्रिंसली स्टेट से, राजाओं को डायरेक्ट जो है वो इसमें मेंबर बनाया गया था, ठीक है, और 15 महिलाएं थी, 15 वुमेन वर देयर। ये थोड़े जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the concept of judicial review in our constitution have been taken from the constitution of, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस में। और जुडिशियल रिव्यू जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। इसकी संकल्पना हमने किस देश के संविधान से ली? कोई आइडिया आपको? यूएसए। हाँ जी, यूएसए से, ठीक है। देखिए यूएसए से ली है क्योंकि हमने, अगर हम बात करें हमारे संविधान में जो भी प्रक्रियाएं हम न्यायपालिका से संबंधित जो जुडिशरी से जो रिलेटेड चीजें हैं वो हमने मैक्सिमम या ज्यादातर वहीं से ली है, ठीक है। कहाँ से ली है? यूएसए से। जैसे देखिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट, ठीक है, जो हमारी आजाद न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो भी हमने यूएसए से लिया, क्योंकि यूएसए की जो न्यायपालिका है वो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है,
ठीक है। तो वो भी हमने वहीं से, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, उनका ये मानना था कि जो अच्छी-अच्छी चीज़ें डेमोक्रेसीज़ में जो सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, वो हमने अडॉप्ट की, ठीक है। तो जैसे यहाँ से यूएसए से हमने ये लिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वो यूएसए से ली है हमने, ठीक है। इसके अलावा यूएसए से फंडामेंटल राइट्स है, यूएसए से प्रेम्बल है ना, यूएसए की जज की इम्पीचमेंट है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है, ये चीजें हम देखते हैं। अभी देखिए जो आपने सुना होगा दिल्ली में जो एक जज थे जिनके घर में नोटों की गड्डियां मिली थी, ठीक है, यशवंत वर्मा, है ना, याद होगा आपको। तो हाँ, उसको भी इम्पीच किया जाएगा मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अब बनने वाला है आगे करके कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना, उसकी क्या प्रोसेस रहती है, वो सारी न्यूज में आएगी अभी। और हो सकता है कि इतिहास में पहला जज हो जिसको इम्पीच किया जाए इसको, ठीक है। इम्पीच करने का मतलब होता है महाभियोग, उसको उसकी पोस्ट से हटाना। बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर आप करप्शन कर रहे हैं और आप पकड़े जाएं और फिर आपको जो है उस पोस्ट से हटाया जाए, तो ये एक धब्बा हो जाता है। अब वो खुद ही रिजाइन दे दे तो बहुत अच्छी बात है, बट वो दे नहीं रहा है, मना कर रहा है, तो उसको फिर पार्लियामेंट जो है उसको इम्पीच करेगी। इम्पीच करने का मतलब वो प्रेसिडेंट के पास जा भी चुका है, ठीक है। जो पहले सीजीआई थे संजीव गुप्ता, उन्होंने ये लेटर दे दिया है कि वो संलिप्त थे करप्शन में, और जो उन इन हाउस तो में इंक्वायरी बिठाई थी उसमें वो संलिप्त पाए गए थे। तो उन्होंने बोल दिया है कि आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में इम्पीच तब होगी जब राज्यसभा के 50 मेंबर रेडी होने चाहिए उस चीज के लिए, और लोकसभा के 100 मेंबर रेडी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जो राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। फिर वो चीज जो है वो मॉनसून सत्र जो अभी आ रहा है जुलाई में आएगा, उसमें वो डिस्कस करेंगे। फिर वो एमपीज जो है अपना समर्थन देंगे उस चीज के लिए, फिर जो है वो इम्पीचमेंट की जाएगी। इम्पीचमेंट के लिए क्या चाहिए, जो हमारे लोकसभा के मेंबर होंगे वहां पे 66% से ज्यादा, ठीक है, 2/3 से ज्यादा लोग जो है वो प्रेजेंट और वोटिंग देनी पड़ेगी उनको, ठीक है, कि हम तैयार हैं उसको हटाने के लिए। ऐसे ही राज्यसभा में भी होगा, फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेंगे और वो फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो देखिए किसी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, उसकी पोस्ट से इम्पीच करना, ये बहुत टफ काम होता है। ऐसे नहीं है कि ऐसे उठा के हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये थोड़ा सा बहुत प्रोसेस से चलना पड़ता है। बट पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट भारत में कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होती है। चलिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि यूएसए की एक बात ये रखना याद कि जो हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कंसेप्ट है वो हमने यूएससी से नहीं लिया, ठीक है। एक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि यूएसए से ही लिया है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। मगर एक है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है जैसे हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये जो होते हैं ये हम एक इंटीग्रेशन में काम करते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि एक साथ ही काम कर रहे हैं ये। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ अपील करेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो इट मीन्स वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अगर आप कहीं पे सेटिस्फाइड नहीं है अपने न्याय को लेकर तो आप आगे भी अपील कर सकते हैं और वो आपको रिवर्ट भी कर सकती है वो चीजें, ठीक है। तो वो ये आपने ध्यान रखना है। वो हमने लिया यूके से, ब्रिटेन से। इंटीग्रेटेड जुडिशरी ब्रिटेन में मिलेगी देखने को, तो हमने वहां से इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए से, ठीक है। चलिए, तो बाकी देखिए कनाडा से भी लिया हमने कुछ। ये जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आते आते क्वेश्चन। कनाडा से हमने लिया है जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट वैसे तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट किसके कहने पे करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर
गवर्नर को, किसी भी राज्य के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली। कनाडा से एक और चीज ली है हमने, जिसको बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम। ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम का मतलब होता है क्या होता है पता है किसी को? क्वासी फेडरल सिस्टम, सेमी फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक संघवाद का ढांचा। ठीक है, मगर पूर्ण रूप से नहीं है, पूर्ण रूप से संघवाद का ढांचा नहीं है। जैसे कनाडा में है वो पूर्ण रूप से संघवाद का ढांचा है, फेडरल सिस्टम है वहां पे। बट इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो ज्यादा है, पावर जो का झुकाव है, शक्तियों का झुकाव है, वो केंद्र की तरफ ज्यादा है। ठीक है, मगर राज्य में भी तो है, राज्य में तो पावर दी गई है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ठीक है, संविधान की अनुसूची 7 में हमारे पास पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, सेंटर में भी है, यूनियन लिस्ट में दी गई है, स्टेट लिस्ट में भी है, और कॉन्करेंट लिस्ट हमारी समवर्ती सूची में भी है। तो इस तरह से जो ये फेडरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि भाई पावर एक जगह नहीं है। ठीक है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब संतुलन बनाने की कोशिश की, मगर फिर भी जो सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। ठीक है, भारत में। चलिए, वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है फेडरल, वो क्वासी फेडरल बनाया गया है, ताकि, क्योंकि देखिए हमारे जो कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो वो तो सेंटर के पास ही रहती है, रेलवेज है। ठीक है, ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट में होती है, तो इसलिए इनको ज्यादा पावर दे के रखी। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है हमने, है ना? क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से हमने? एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया से हमने, हाँ जी, ज्वाइंट सिटिंग, हाँ, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो हमारा संसद का संयुक्त सत्र होता है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन 108 में लिया गया है। ठीक है, दिया गया है उसकी पावर। देखिए, ज्वाइंट सिटिंग कब बैठती है? जब भी किसी बिल को लेकर सहमति नहीं बनती है। ठीक है, तो जब किसी ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है दोनों सदनों में, तब ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जा सकती है। ठीक है, तो आज तक भारत में 3 टाइम, सिर्फ 3 ही बार जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बैठी है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग बहुत कम बैठती है, बट जब बैठती है तो वो विधेयक में अगर मतभेद हो और उसको पास करना जरूरी हो, तब वो उसको बिठाया जा सकता है। वो आर्टिकल 108 में लिखी गई है, और वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और चीज भी ली है, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, प्रेम्बल की भाषा। प्रेम्बल तो हमने यूएसए से ली है, बट प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड वगैरह की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ट्रेड, इंटरकोर्स, ये सारी चीजें जो है वो हमने वहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक कॉन्करेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Indian Constitution provides for the institution of पंचायती राज? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रावधान करता है? देखिए, आर्टिकल 36, 40, 45, 51, 1। देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन आपके आते हैं। कोई भी आर्टिकल जब न्यूज में रहता है, ठीक है, ज्यादातर न्यूज में रहने वाले आर्टिकल पूछे जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, है ना, कोई कैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी आर्टिकल पूछ लिया। जैसे इसमें बता सकते हैं आप कौन सा आर्टिकल है वो, जिसमें पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन दिए गए या प्रावधान दिए गए? आर्टिकल 40। हाँ, आर्टिकल 40। देखिए, आर्टिकल 40 है, और अगर हम बात करें आर्टिकल 40 में वो कौन से भाग में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, पार्ट 4 में है, क्योंकि हमारा ये डीपीएसपी है,
ठीक है। और डीपीएसपी 3 तरह के होते हैं। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह में डिवाइड किए गए हैं ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, तो ये संविधान में गाइडलाइंस है। किसके लिए गाइडलाइंस है संविधान में? ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, जो भी शासन करेगा। शासन करने का मतलब ये नहीं है कि भी वो राजा है, पर उनको पावर दी गई है डेमोक्रेटिक सिस्टम में थ्रू इलेक्शन, ठीक है। तो वो जो है वो उनको पंचायतों का गठन करने के लिए कहा गया है, स्पेशली जो राज्य में, ठीक है, राज्य सरकार के अंडर होता है ये। तो राज्य में जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये उनका एक कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है, ठीक है, कि भाई वो अपने राज्य में पंचायतों का गठन करवा, ठीक है। और ये आर्टिकल 40 में लिखा गया है। आर्टिकल 40 जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी से प्रभावित है, गांधीयन आइडियोलॉजी से संबंधित है, क्योंकि गांधी का ये मानना था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। पहले राज्य में कौन सा राज्य था जिसमें पंचायतों का गठन किया गया था? तो वो था राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों का गठन किया गया। 2 अक्टूबर को किया गया, क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन होता है। गांधी जी का ही मानना था पंचायतों का गठन बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो जो लोगों की सहभागिता है, इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जिसकी गठन किसके कहने पे हुआ था? 3 टियर सिस्टम, याद है ना? कौन सी कमेटी थी वो? बलवंत राय। हाँ, B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी 1957 में आई थी। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की सिफारिशों के ऊपर ये पंचायतों का गठन हुआ था, ठीक है। और पंचायतों को जो है वो, ये भी क्वेश्चन आता है कि पंचायतों को जो हमारा बोल सकते हैं आप कि संविधानिक दर्जा तब कब दिया गया था अमेंडमेंट करके? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। अच्छा, महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है, पंचायतों में, काफी ज्यादा सुना होगा आपने। तो 1/3, ठीक है, 1/3 सीट, 33% सीटें तो आरक्षित हैं ही है महिलाओं के लिए हर राज्य में। बट हिमाचल में कितनी है रिजर्वेशन महिलाओं की? रिजर्वेशन, ठीक है। तो हिमाचल में 50% रिजर्वेशन, ठीक है। और जो महिलाओं की रिजर्वेशन है वो भी आप नोट कर लेना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। आर्टिकल 243D में है, ठीक है। जितने भी पंचायतों के संबंधित जो हमारे आर्टिकल है वो है 243, उसमें अमेंडमेंट्स हुई है बहुत सारी 1992 में। 243D, ठीक है, 243D जो है वो वुमेन रिजर्वेशन है इन पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायतों में, म्युनिसिपैलिटीज में जो महिलाओं की रिजर्वेशन होती है वो 243D के तहत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 243D, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आर्टिकल 40 है, ठीक है। और जो आर्टिकल 45 है इसमें क्या है? आर्टिकल 45 में क्या है? एनीवन? किसी को याद है तो बता सकते हैं, नहीं तो देखिए आर्टिकल 45 में हमें, अगर हम बात करें, आंगनवाड़ी सुना होगा आपने, ठीक है, जो हमारी वुमेन एंड हेल्थ वो होती है, मतलब जिसमें बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? उनका पालन पोषण, ठीक है। उनको पता है आपको कि क्या क्या चीजें, जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम से ही उनकी जो है देखभाल की जाती है राज्य सरकारों के द्वारा, है ना, सेंटर के द्वारा। पता है कि नहीं पता है आपको? तो वो जो सिस्टम है अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, वो आप सभी को पता होगा, वो किया जाता है। उनको कुछ ना कुछ दिए जाती हैं चीजें वहां पे, है ना, और उनको जो फैसिलिटीज है वो दी जाती है। और वो अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब है कि जब बच्चा 6 साल तक का होता है उससे पहले पहले उनको वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, ताकि बच्चे का जो शारीरिक पोषण है वो सही रहे, मेंटली और फिजिकली ठीक रहे।
तो ये जो है वो हमारा आर्टिकल 40 में डायरेक्शंस है, इसलिए ये सरकारें करती, ठीक है। और आर्टिकल 36 में हमारे डीपीएसपी स्टार्ट ही होते हैं। डीपीएसपी जो है हमारे 36 से 51 तक रहते हैं। 36 से क्या है, 36 आर्टिकल में क्या है, तो 36 में तो वैसे डेफिनेशन ही है डीपीएसपी की, कि डीपीएसपी है क्या चीज, ठीक है। देखिए ये मैंने जैसे कि बताया कि गाइडलाइंस हैं फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट, फॉर दी यूनियन गवर्नमेंट, दोनों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है, क्या क्या करना है एक राज्य की भलाई के लिए, इसको बोलते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है, के लिए आपको किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, ये है। तो आर्टिकल 36 में एक स्टेट की डेफिनेशन भी दी गई है, जैसे आर्टिकल 12 में भी दी गई थी स्टेट की डेफिनेशन, जिसमें 4 चीजें आती है। बताएंगे कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो, किया था हमने डिस्कस। एक, देश क्या है, देश किस चीज को लेके बनता है, एक तो वहाँ के लोग हैं, पॉपुलेशन है, पीपल है, दूसरी वहाँ की सरकार है, तीसरा वहाँ का क्षेत्र है, टेरिटरी, और चौथी वहाँ की सॉवर्निटी है, ठीक है। सॉवर्निटी मतलब जिसको हम बोलते हैं संप्रभुता, ठीक है, वहाँ की इंडिपेंडेंस, वहाँ की ऑटोनॉमी, ठीक है, वो सॉवर्निटी है। चलिए आपको ये सारी चीजें अगर हमको क्वेश्चन आई जाए कभी कि 12 में और 36 में क्या है, तो वहां पे कहीं ना कहीं 12 में फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशंस हैं और साथ में राज्य की भी डेफिनेशन दी गई है। 36 में डीपीएसपी की डेफिनेशंस हैं और वहां पे ये भी दी गई है स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। अब साथ में ये भी ध्यान रखना कि 36 में एक और चीज भी लिखी गई है कि जो हमारे डीपीएसपी होते हैं इनको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर नॉट जस्टिशिएबल, ठीक है, मतलब न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते अगर माना कि हमें किसी भी डीपीएसपी, कोई भी डीपीएसपी का जो आर्टिकल है वो पूरा नहीं कर रही गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है, तो उसको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते, ठीक है, उसको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते, वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं चला सकते, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नहीं पॉलिसी बना रही है, नहीं डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर केस करते हैं, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 36 में डेफिनेशन में ही है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो वो जस्टिशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। मगर सेम टाइम पे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो तो जस्टिशिएबल होते हैं, ठीक है। अगर इन केस किसी भी नागरिक का, किसी भी मतलब देश के नागरिक का कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट खड़ा, उसके लिए जुडिशरी खड़ी है, उसके लिए वो एकदम से रेफ कर सकती है, ठीक है, मगर डीपीएसपी के मामले में नहीं। तो ये सारी चीजें 36 में लिखी गई है, ठीक है। और 51A है, जब भी देखिए किसी आर्टिकल के साथ ए बी सी डी लग जाए, जैसे मैंने 243 बताया तो वो भी अमेंडमेंट के जरिए है, कि ए है तो वो भी अमेंडमेंट के जरिए है, तो ये संबंधित है आपका किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद ऐड की गई थी 1976 में, ठीक है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, ठीक है, और लेटर ऑन 2002 में एक और ऐड की गई थी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आर्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है। देखिए आर्टिकल्स को जितना आप रिवाइज करेंगे वो याद रहते हैं, ठीक है, एक आना है, दो आना है, तीन आना है, वो अलग बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आर्टिकल से ही है, नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, फंडामेंटल राइट्स किसे नहीं दिए जाते, नहीं दिए गए, मूलभूत या मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, किसको नहीं दिए गए, बैंकरप्ट पर्सन, ठीक है, एलियंस, विदेशियों को, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीजेस, पॉलिटिकल सफर, राजनीतिक हानि उठाने वाले, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसको नहीं दिए गए, ठीक है, तो याद रखना है आपने कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के
भाग 3 में आते हैं, जिनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात हुई है पहले भी मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप ये बताइए कि कौन से वर्ष में मैग्ना कार्टा एक्चुअल में साइन हुआ था लंदन में, ठीक है, ब्रिटेन में। कौन सा वर्ष है मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था? 1211 में। 1211 में। हाँ, ये याद है आपको कि 1200 में है, बट 1211 नहीं है, 1215 है। ठीक है, हाँ, 1215 में हुआ था साइन। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। मैग्ना कार्टा क्या है ये हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा जब भी कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे बहुत पावरफुल डिसीजन लिया जाता था, ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें अधिकारों की बात होती है, पावर की बात होती है। ठीक है, जब कोई भी अधिकार या पावर जो है एक नॉर्मल जनता को दिया जाता है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा जो था 1215 में साइन हुआ था। ठीक है, 1215 में साइन हुआ, और यहाँ पे भारत में मैग्ना कार्टा जो है बहुत जगह यूज हुआ ये वर्ड, तो इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 भी मैग्ना कार्टा की तरह देखा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता है राइट्स, अधिकार दिए गए है ना, राइट्स एंड पावर दी जाती है जब एक नॉर्मल इंसान को, तब ये न्यूज, तब ये इसका नाम दिया जाता है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक को, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो इसमें देखिए ऐसे 5 आर्टिकल हैं जिनको फॉरनर्स को नहीं दिया जाता है, बाकी तो फॉरनर्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन से 5 आर्टिकल हैं जो नहीं दिए जाते हैं। एक है 15, एक है 16, एक है 19, एक है 29, एक है 30। ठीक है, तो 15, 16, 19 और 29, 30, ये 5 आर्टिकल एलियंस को नहीं दिए जाते हैं, बाकी जो हैं वो एलियंस को भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि एलियंस को दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं, एलियंस के लिए भी हैं, मगर वो है 5 को छोड़कर, 5 नहीं दिए जाते। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से बताए मैंने, 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 19 और 29 और 30, ये एलियंस को नहीं दिए जाते हैं, बाकी उनके लिए भी है। ठीक है, हाँ जी, तो एलियंस तो होगा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एलियंस को दिए जाते हैं 5 को छोड़। बाकी देखिए बैंकरप्ट पर्संस, दिवालिया व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाते हैं, या फिर पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीजेस। अब देखिए सी भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को इनक्योरेबल डिसीज हो जाए और उसको भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, बल्कि उसको तो और ज्यादा ध्यान देने की वो, तो ये भी नहीं होगा। अब बताइए ए और डी में से क्या हो सकता है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, वहां पे आपकी इमेजिनेशन देखी जाएगी, है ना, वहां पे आपकी थोड़ा एनालिटिक पावर देखी जाएगी कि क्या लगना चाहिए आंसर। अभी देखिए यहाँ पे ए और डी बचता है, तो आपको क्या लगता है कि बैंकरप्ट पर्सन हो सकते हैं या पॉलिटिकल सफरर हो सकते हैं, राजनीतिक हानि उठाने वाले? बैंकरप्ट। हाँ जी, बैंकरप्ट पर्सन। देखिए बैंकरप्ट पर्सन जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। ठीक है, अब क्यों छीने जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सुप्रीम। ये भी क्वेश्चन बनता है, फंडामेंटल राइट्स अपने आप में सुप्रीम नहीं है कि हाँ जी आपको जो मिल गया आप जो मर्जी करते रहो, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। मैंने बोला पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, तो पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने की पावर रखती है, और वो हमें आर्टिकल 33 में दिया गया है कि जब भी गवर्नमेंट को जब भी पार्लियामेंट को, सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स को कम करना है, और वो उसके ऊपर कुछ, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जैसे बैंकरप्ट पर्सन होते हैं, जैसे इंडिया में, वो तो एक तरह से हानि करेंगे ना ये भारत के लिए, तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाए, ये कम किया जाए। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। बाकी देखिए जो पॉलिटिकल सफरर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल सफरर्स का मतलब क्या है, जो राजनीतिक हानि उठाने वाले। ठीक है, तो राजनीतिक हानि तो उठती रहती है, राजनीति में तो कुछ भी होता रहता है। ठीक है, राजनीति में कुछ नहीं होता,
राजनीति में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो उसमें नहीं बोल सकते कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपके ये हो जाएगा, आपको तो फंडामेंटल राइट दी जाएगी। हाँ, बैंकरप्ट पर्सन जो है वो पहले ही भाग जाते हैं, ठीक है, भारत से पहले। अगर वो होंगे यहाँ पे तो उनको जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा, उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा अगर कोई भी क्राइम करता है, ऑफेंडर जो होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा मूलभूत अधिकार जो है हमारे, वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी पॉलिटी जब हम डिटेल में करेंगे डिस्कस तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं की जाती है। रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशंस आर मेड बाय। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन है, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं फाइनेंशियल रिलेशन? स्टेट और सेंटर के बीच में। और प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि हर 5 साल में वो उसको गठित भी करता है। क्या होता है वो? हाँ जी, देखिए, राज्य और सेंटर, केंद्र और राज्य के बीच में पैसे जो है वो, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश के सीएम है वो भी जाते रहते हैं दिल्ली, है ना, और वो बोलते हैं कि हमारा पैसा हमें दे दो, ठीक है। सेंटर से वो बोलते हैं कि वो हमारा इतना पैसा है, इतना पैसा है। तो वो एक्चुअल में इस सेंटर जो है वो पैसे देता है स्टेट्स को, क्योंकि सेंटर एक्चुअल में क्या है, सेंटर के पास टैक्सेस कलेक्ट करने की ज्यादा पावर है, ठीक है। मैंने बोला भी कि जो कलेक्शन पावर है, एक्साइज कस्टम्स ड्यूटीज हैं, वो कौन लगाता है? सेंटर ज्यादा लगाता है। सेंटर के पास ज्यादा पैसा जाता है और सेंटर फिर उसको फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो है, उनकी सिफारिशों के थ्रू जो है वो राज्य में वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें कि किसकी अनुशंसा पे करता है, ठीक है, सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस कैसे बनते हैं? तो वो फाइनेंस कमीशन है। आर्टिकल कौन सा है फाइनेंस कमीशन में, याद है किसी को? किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा गया है या बताया गया है? 280। 280, ठीक है, 280 आर्टिकल, ठीक है। देखिए, बारिश हो रही है आपके वहां पे कि कहीं पे भी कि नहीं हो रही? नहीं, बस पाँच हो रहा है। 16वें वित्त आयोग, हाँ, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है, जो कि पहले नीति आयोग के वो भी थे, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो करेंगे और डिस्कस हम शाम को करते हैं।